नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल एडनीर मठ के जो प्रमुख हैं केशवानंद भारती, स्वामी केशवानंद भारती जी का देहांत हो गया। स्वामी केशवानंद भारती जी का नाम उसी तरह से हिंदुस्तान में लिया जाता रहेगा जैसे डॉक्टर अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया और उसके प्रणेता के रूप में उसके ये माना जाता उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उतनी ही इंपॉर्टेंस केशवानंद भारती केस की भी है। आइए जरा समझ लें कि क्या हुआ था। ये केशवानंद भारती एडनीर मठ के प्रमुख थे, जो केरल का एक बड़ा मठ है और उसके पास बहुत जमीन थी इत्यादि इत्यादि। अब उस जमीन को केरल सरकार ने अधिग्रहण किया और फॉर अ लार्जर इंटरेस्ट, बाकी लोगों के उसमें वो सब केसेस चलते रहे। केशवानंद जी ने उसमें हाई कोर्ट में सब अपील की और फाइनली वो आ गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन 135 ऑफ 1970 के नाम से रजिस्टर हुई और इसको सुप्रीम कोर्ट की एक 13 जजेस की बेंच ने सुना। अब इससे पहले ये जरा समझ लीजिए कि जो बार बार कहा जाता है कि 13 बेंच जजेस, इसका अर्थ क्या है। अर्थ इसका इसलिए जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार टोटल 8 जज ही सुप्रीम कोर्ट में होते थे, 1 चीफ जस्टिस प्लस 7। और 1956 में इस 8 को बढ़ा के 11 कर दिया गया, 1 CJ प्लस 10। ये चलता रहा। 1960 में इसको 14 कर दिया गया, 1978 में इसको 18 किया गया, 1986 मतलब टोटल नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की मैं बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। 1986 में 26, 2009 में 31 और इस समय 2019 में 34 सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं और सब इस समय भरी हुई हैं, मतलब सारा सुप्रीम कोर्ट फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है। तो जब ये केस आया तो 13 जजेस की जब बात करते हैं तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो टोटल जजेस थे, क्योंकि 13 बेंच जज का मतलब ये नहीं था कि आज के 34 हैं, कई लोगों को लगता है टोटल जज की एक बेंच बनी और वो लार्जेस्ट बेंच अभी तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में, दैट इज द लार्जेस्ट बेंच। और क्योंकि ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन का था तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से इस पूरी बेंच ने सुना। ये मुकदमा दिलचस्प इस मामले में रहा कि ये 68 दिन तक इसकी कार्रवाई चली। अब सोचिए 68 डेज सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे सुप्रीम कोर्ट के जज इसको सुन रहे थे। 31 अक्टूबर 1972 में इसकी पहली हियरिंग हुई और जो लास्ट हियरिंग थी वो मार्च 23, 1973 में हुई। ये जजमेंट आया है 24 अप्रैल 1973 को, जब चीफ जस्टिस सीकरी थे, उनकी अगुवाई में ये जजमेंट आया 7-6 की मेजॉरिटी से, मतलब 6 लोग इसके अगेंस्ट थे, 7 लोग, मैं आराम की दृष्टि से बोल रहा हूं, उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि फिर वो तो 7 लोग इसके ने ये जजमेंट दिया। और उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल था वो जस्टिस HR खन्ना का था, क्योंकि 6-6 बराबर थे। HR खन्ना ने फाइनली अपना मत इस जजमेंट के साथ किया और ये जजमेंट आ गया। एक इंटरेस्टिंग बात बता दें, 24 अप्रैल 1973 को ये जजमेंट आया। 25 अप्रैल 1973 नेक्स्ट डे जस्टिस सीकरी रिटायर हुए। जैसे अभी आपने देखा था ना, गोगोई साहब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने जल्दी जल्दी अपने लास्ट डेज में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट किए, उसी तरह से लगता है कि सीकरी साहब ने भी अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले इस इंपॉर्टेंट जजमेंट को दिया। 25 अप्रैल को रिटायर हुए। 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए जस्टिस रे, जिन्होंने अपने से ऊपर 3 जो उनके सीनियर जज थे उनको सुपरसीड किया। और वो एक अलग है, वो मैंने उस पर एक वीडियो भी किया है, कैसे उन लोगों ने छोड़ा और उनका क्या क्या था, वो मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं। ये जस्टिस रे जो थे, इन्होंने डिसेंटिंग नोट, मतलब ये उस 6 वाले में थे, ये 7 वाले में नहीं थे, मेजॉरिटी के साथ नहीं थे, ये अगेंस्ट वाले थे जिन्होंने जजमेंट दिया था। मतलब एक तरह से ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब ये पूरी बहस चल रही थी तो केशवानंद भारती की तरफ से कौन खड़े होकर इसका आर्गुमेंट कर रहे थे? नैनी पालकी वाला
हिंदुस्तान के उस समय के बेहतरीन और बड़े लॉयर, और उनको असिस्ट कर रहे थे फली नारिमन और सोली सोराब जी। सोली सोराब जी ने अपनी किताब में लिखा है कोर्ट रूम जीनियस में, सोली सोराब जी के अनुसार, इस किताब के अनुसार, ये जब केस चल रहा था तब उस दौरान स्वामी केशवानंद भारती और नैनी पालकीवाला के बीच ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था और एक दूसरे से बात भी नहीं हुई थी। नैनी पालकीवाला को ये अपॉर्चुनिटी लगी थी कि जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस बात को मजबूती से रखा जाए, क्योंकि उस समय उनके हिसाब से बहुत सी चीजें ऐसी हो रही थी जो देश हित में नहीं थी। अब इसमें इस जजमेंट को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि इस जजमेंट का जो मुख्य क्वेश्चन था, जो मुख्य प्रश्न था, वो ये कहता था कि वॉज द पावर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम अनलिमिटेड? मतलब क्या सुप्रीम के पास मतलब अनलिमिटेड अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है? फिर इस पे व्याख्या हुई, इस पे लोगों ने अपने पक्ष रखे, और एक तरह से जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है उसकी जगह सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया, कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। ये नहीं है कि पार्लियामेंट में अगर किसी की ब्रूट मेजॉरिटी आ गई तो वो जो चाहे वो करे। और उस समय तीनों, इस लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की पावर्स को डिफाइन भी किया गया, और जुडिशरी की पावर को खास करके कि अगर पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी चीज को नहीं करता है तो उस जुडिशरी का यह अधिकार रहेगा कि उसको ठीक करे। क्योंकि यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपकी समझ के लिए बता दूं। इससे पहले क्या हो रहा था कि क्वेश्चन ये था कि कैन दी पार्लियामेंट टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स? इसकी बात पे ही ये सारा कुछ आर्गुमेंट हुआ था। अच्छा, अब इधर से तो नैनी पालकीवाला थे केशवानंद भारती जी की तरफ से, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से नीरेन डे खड़े हुए थे, और स्टेट ऑफ केरला की वजह से एचएम सिरवाई खड़े हुए थे। ना ये दोनों लोगों ने आर्गुमेंट किया। जो एजी, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक कंपैरेटिव चार्ट बनाया और उसमें 71 देश के कॉन्स्टिट्यूशन के कहां किसका किसका क्या मतलब है, वो एक एग्जॉस्टिव चार्ट दिया था। अब इसको जरा आम भाषा में समझ लीजिए। जो आर्टिकल 368 है जिसके तहत ये सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, उसका क्या है कि देयर इज नो लिमिट ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो पार्लियामेंट, अरे ये जो आर्टिकल है उसके अनुसार पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकता है। अब ये जब जजमेंट आया 7-6 के, उसमें ये 703 पेज का जजमेंट है, डिटेल जजमेंट है। उसने ये कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो लॉन्ग इट डिड नॉट ऑल्टर और अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर और एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं पे हम लोग बात करते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आई। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मेरा राइट्स हैं, जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको पार्लियामेंट भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, उसमें कटौती नहीं कर सकती है। और शायद जो बहुत से लोग ये मानते हैं कि इस लैंडमार्क जजमेंट की वजह से ही इंडियन डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र आज बचा हुआ है। ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि इंदिरा गांधी तब तक पावर में आ गई थी, ताकत के साथ थी, और कुछ चीजें उन्होंने ऐसी करनी शुरू की थी जिसमें जुडिशरी और लेजिस्लेचर में थोड़ी खींचतान शुरू हो गई थी। इंदिरा गांधी के उस समय सरकार में थी, और उनके 3 केसेस को जल्दी से कोट कर दूं, जिसकी वजह से जो बेसिस बना था केशवानंद भारती केस के में इस बहस का। पहला मुद्दा था गोलकनाथ केस, जिसमें 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक वर्डिक्ट दी गई थी उसको चेंज किया था कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कैन नॉट curtail और अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स। दूसरा एक केस था जो 1969 में, आप सबको याद होगा कि जब 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, उसमें यह हुआ था कि जो इसके स्टेक होल्डर्स थे उनको एक ओवरनाइट, इसमें बार बार कहा जाता है कि रात में वो बैंक के मालिक के रूप में सोए थे और जब सुबह जगे थे तो वो ऑर्डिनरी सिटीजन थे। उन बैंक के स्टेक होल्डर्स को ये कहा गया था कि आपका जितना स्टेक्स हैं, जो भी आपके पैसे हैं, वो हम बॉन्ड्स में बदल दिए हैं और वो पेमेंट आपका 10 साल बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को भी स्ट्रक डाउन किया था।
मतलब लेजिस्लेचर ने ये पैसा वो लिया, सरकार ने पैसा लिया, उसको भी इन्होंने हटाया था। तीसरा था, अगर आपको याद हो, प्रिवी पर्स वाला केस। प्रिवी पर्स में ऐसा माना गया था कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन का बिट्रेयल था, क्योंकि जो राजा लोग अपना हिंदुस्तान की में जिन्होंने अपने को विलय किया था, उनको सरदार पटेल के कहने से कॉन्स्टिट्यूशन उनको गारंटी करता था कि आपको प्रिवी पर्स मिलेगा, और वो इंदिरा गांधी ने ओवरनाइट खत्म कर दिया था, जिसके अगेंस्ट जो पिटीशन थी, वो सुन के आपको होगा, जो बाद में कांग्रेस के बड़े नेता बने माधवराव सिंधिया, राजा साहब लोगों की तरफ से वो पिटीशन ले गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को भी निरस्त कर दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये सारे जो ये तीनों फैसले थे उसको अलग अलग अमेंडमेंट के द्वारा नलिफाई कर दिया। मतलब जो ये तीनों फैसले थे, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसको पार्लियामेंट के द्वारा पास करा के उसको एक तरह से मतलब किसी काम का, अब उन्होंने कहा जो पार्लियामेंट है वही सुप्रीम है। अब जो पालकी वाला थे, उनका बेसिक आर्गुमेंट ये था कि इंदिरा गांधी जी और इंदिरा गांधी की सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स को कर्टेल कर रही है, मतलब एक तरह से जुडिशरी की पावर को कम कर रही हैं, और पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स दे रही हैं, जो इतनी अनलिमिटेड कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ऑल्टर भी कर सकते हैं और एबॉलिश भी कर सकते हैं, जो जैसा कुछ लोगों का कहना है कि जैसा हुआ भी। क्योंकि उसके बाद इमरजेंसी लगी जब 1975 में, तो जल्दी से आपके को याद दिलाने के लिए कर दूं, उसमें दो अमेंडमेंट आए थे, और वो दोनों अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट थे। एक 39th अमेंडमेंट था, जिसमें इंदिरा गांधी के अगेंस्ट वर्डिक्ट आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, इनका इलेक्शन राजनारायण जी की पिटीशन पे नल एंड वॉइड हुआ था, निरस्त किया गया था। तो एक 39th अमेंडमेंट ने ये कहा कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर, ये चैलेंज ही नहीं किया जा सकता है। इवन अगर माइल प्रैक्टिस हो, गलती भी की हो, तो इसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता है। दूसरा 41st अमेंडमेंट आया। 41st अमेंडमेंट में यह कहा गया कि ये इससे आगे बढ़ के था। 41st अमेंडमेंट प्रोहिबिटेड एनी सिविल और क्रिमिनल, फौजदारी या दीवानी का कोई भी मुकदमा अगेंस्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट केवल उस समय नहीं जब वो ऑफिस में हो, ताउम्र, मतलब एक आदमी कोई गवर्नर एक दिन के लिए भी हो जाए तो जीवन भर उसके अगेंस्ट कोई सिविल मुकदमा या क्रिमिनल मुकदमा नहीं हो सकता है। मतलब उसके बाद 302, वो किसी को गोली भी मार दे तो केस नहीं चलाया जा सकता है। इस तरह के अमेंडमेंट इंदिरा गांधी जी के समय हुए थे, और इसी को लेके पालकी, जो नैनी पालकी वाला थे, उन्होंने ये सारा आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में रखा था। ये जब 7-6 का ये जजमेंट आ गया, उसके बाद एक दो इंटरेस्टिंग बात जल्दी से करके बात खत्म करेंगे। एन रे को सुपरसीड करा के इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस बना दिया, जो आज भी आप देख रहे हैं। इस तरह की बहुत सी चीजें हो रही हैं। एन रे ने साहब ने क्या किया, जब ये बने तो इन्होंने एक नई बेंच कंस्टिट्यूट की 13 जजेस की, टू रिव्यू दी केशवानंद भारती केस। अब इसमें एक अजीब सी बात है, और ये सब जगह है, आप भी ढूंढिएगा। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पालकी वाला, जिन्होंने एक तरह से केशवानंद भारती केस में जो स्टेट गवर्नमेंट का पक्ष था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, तो एक तरह से केशवानंद भारती वो मुकदमा हार गए थे, उनकी बात नहीं मानी गई थी। लार्जर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ये मुकदमा टेक्निकली हारने के बाद भी नैनी पालकी वाला ने, जब इसकी रिव्यू की बात आई, तो उन्होंने कहा इसको डिस्टर्ब मत करिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन चीफ जस्टिस रे को कहीं अपनी बात कहीं और प्रूफ करनी थी, और उनका ये सबसे बड़ा जीवन का एम्बैरेसमेंट था, क्योंकि पता ये लगा कि जब ये बैठी कि नो वन हैज फाइल्ड अ रिव्यू पिटीशन। मतलब जब 13 जज की हुई तो ये किसने फाइल की, तो ये हुआ कि नो वन हैज फाइल्ड अ रिव्यू पिटीशन। स्वतः सुमोटो उन्होंने करा दिया था जस्टिस रे ने। मैं सिर्फ ये इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि जो आज आप खेल तमाशा देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये कोई नया नहीं है। इसका बीज बहुत साल, 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने बोया था। दूसरा, हाउ दिस बेंच वॉज फॉर्म्ड, ये बेंच 13 जजेस की कैसे फॉर्म हुई, 2 दिन इस जजेस ने कहा,
और उन्होंने ये 2 दिन के जजमेंट के बाद कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इस बेंच को डिसॉल्व कर दिया गया और ये जजमेंट लागू रहा। और जस्टिस रे के लिए ये हरदम बहुत शर्म की और उनके कैरियर में, जैसे अभी हमारे जस्टिस गोगोई हैं, चीफ जस्टिस गोगोई हैं, वो राज्यसभा में चले गए हैं, तो उसी तरह से जस्टिस रे के लिए ये हरदम एक मतलब एक क्वेश्चन मार्क उनके कैरियर में हरदम लगा रहेगा। चूंकि हम स्वामी जी को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और एक चीज समझ लीजिए कि इस केस की इंपॉर्टेंस, कि उस दिन अगर वो 7-6 का जजमेंट था और अगर वो 6-7 का हो जाता, मतलब ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं, तो क्या हो जाता? खतरा ये था कि जैसे अगर कोई मेजॉरिटी में पार्टी आ जाए तो जो चाहे वो कर लेती, जैसा आज खतरा कई लोगों को लगता है, उस समय भी खतरा था कि जैसे वन पार्टी रूल ही हो जाए, ये कह दिया जाए जो एक बार प्राइम मिनिस्टर हो गया वो जीवन भर प्राइम मिनिस्टर होगा, जैसे कई देशों में हो रहा है। और सबसे बड़ा खतरा यह था कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलता, देश मेजॉरिटी से चलता, कि जिसकी सरकार आ गई उसी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से चलता है, और इसीलिए मुझे, आपको और किसी को भी सरकार से प्रश्न करने का हक है, हमारी जो बोलने की बेसिक आज़ादी है उसका हक है। और इस मामले में मुझे हरदम लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने देश के कानून को लिखा तो उसको व्याख्या करके और उसको लागू करने का काफ़ी हद तक केशवानंद भारती केस से वो लागू हुआ, जिसके लिए नानी पालकेवाला का जीवन भर हम सब लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम इन दोनों लोगों ने किया। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।